Assalamu alaikum. Hi, this is Uwais. In this video, we are going to talk about virulence factors and virulence determinants. Basically, this is the second video of this series. और हम लोगों ने पिछली वीडियो में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था, इसको डिफाइन किया था कि बेसिकली ये होता क्या है, और इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली virulence फैक्टर्स एंड virulence डिटर्मिनेंट्स को समझने से पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. अगर हम उनको जान लेते हैं तो इस टॉपिक को समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैथोजन. पैथोजन मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. मतलब कि एक होता है पैथोजन और एक होता है होस्ट. पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट केस जो कि एक दूसरे जानदार में जाकर बीमारी कॉज कर सकता है, उसको आप लोग कहते हैं पैथोजन, राइट. और एक दूसरी टर्म उसको आप लोग कहते हैं पैथोलॉजी. पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अ पैथोजन, ठीक है. देन वी हैव पैथोजेनेसिस, द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिंग ऑफ अ डिजीज़, यानी कि एक होस्ट के अंदर एक पैथोजन किस तरह से जाके डिजीज़ कॉज कर रहा है. इट इज़ द पैथोजेनेसिस, राइट. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस लेक्चर के साथ बहुत लिंक है वो है विरुलेंस. ठीक है, बेसिकली व्हाट विरुलेंस इज़. देखें, जब कभी भी एक पैथोजन एक होस्ट के अंदर जाता है डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो एज वी नो के होस्ट के पास एक सिस्टम होता है जिसको आप लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम. वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास किस्म के एक्शंस उसके खिलाफ लेता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वी हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ इम्यूनिटी जो कि उस पैथोजन के खिलाफ हमें बचाती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, जिस तरह से एक होस्ट के पास भी एबिलिटी होती है कि वो उस पैथोजन को किल कर सके, इस तरह से पैथोजन के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को स्केप करके इन्फेक्शन या डिजीज़ कॉज कर सके. So the ability of a microorganism to invade in a particular organism and escape from its immune system. Escaping of a pathogen from immune system is known as virulence. Do you understand that? मतलब कि एक पैथोजन की एबिलिटी, राइट, टू एक्चुअली इन्वेड इन अ होस्ट और उसके इम्यून सिस्टम को से बचकर वहाँ सर्वाइव करे और डिजीज़ कॉज करे. दिस बेसिकली विरुलेंस इज. और द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू एस्केप फ्रॉम, वो एबिलिटी उसको आप लोग कहते हैं विरुलेंसी, राइट. नाउ व्हाट बेसिकली विरुलेंस फैक्टर्स एंड व्हाट बेसिकली विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स आर. नाउ यहाँ पर मैंने अपनी आसानी के लिए, मतलब इट्स फ्रॉम माई ओन, के मतलब कि मैंने विरुलेंस फैक्टर्स को और विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स को दो डिफरेंट सीक्वेंसेस में डिवाइड कर दिया. मतलब आई हैव स्ट्रेच अ लाइन इन बिटवीन देम, आई हैव डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट विरुलेंस फैक्टर्स आर एंड व्हाट विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स आर. मतलब कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में इन दोनों को मिला के लिखा गया है, लेकिन मैंने इन दोनों को अलग कर दिया. अच्छा, एक और बात, ये जो मैं यहाँ पर इन दोनों की जो डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूँ, ये शायद आपको बुक्स में ना मिले, बिकॉज इट्स माई ओन. सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विरुलेंस फैक्टर्स के ऊपर, एंड देन वी विल टॉक ऑन विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स. नाउ विरुलेंस फैक्टर्स आर सम पार्ट ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के पार्ट होते हैं, आइदर केमिकल आइदर फिजिकल, जो कि उसको उसकी विरुलेंसी में हेल्प करते हैं. किस तरह से करते हैं, आइए जब हम लोग इनके डिफरेंट मतलब के विरुलेंस फैक्टर्स को देखेंगे तब हमें ये समझ आएगा कि हाउ डज दिस विरुलेंस फैक्टर्स हेल्प अ पर्टिकुलर पैथोजन फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम अ होस्ट इम्यून सिस्टम. द फर्स्ट ऑफ ऑल विरुलेंस फैक्टर्स वी हैव इज कैप्सूल. एज वी नो कि कैप्सूल जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया में और फंजाइज में पाया जाता है. कैप्सूल जिसको आप लोग के एंटीजन भी कहते हैं, इट इज़ अ पॉलीसेचराइड इन नेचर, मतलब कि ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है. और ये सेल के मतलब बैक्टीरिया सेल के सेल वॉल यानी उनकी आउटर मोस्ट लेयर के भी बाहर, मतलब कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज नोन एज कैप्सूल. अच्छा, ये जो कैप्सूल है ये कुछ बैक्टीरिया में होता है और कुछ में नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पैथोजेनेसिटी फैक्टर्स इन द जेनेटिक सीक्वेंसेस. ठीक है, मतलब कि अगर उनके जीन्स में कैप्सूल का बनना है तो वहाँ होगा. दैट्स वाई हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं, मतलब कि जो कि कैप्सूल बना सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जो कि रफ कॉलोनीज बनाते हैं वो कैप्सूल नहीं बना सकते. सो ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया में हो भी सकता है एंड इट कैन नॉट बी प्रेजेंट. अच्छा, ये कैप्सूल एज वी नो कि ये मोस्टली पॉलीसेकेराइड इन नेचर होता है. अच्छा, और भी इसकी मतलब कि और भी नेचर्स हैं. फॉर एग्जांपल कुछ कैप्सूल इस तरह के डिस्कवर हुए जो कि टोटी प्रोटीनियस हैं, कुछ लिपोप्रोटीन है. मतलब कि ये जो इसकी कंपोजिशन है ये इसके एनवायरनमेंट के लिहाज से जिसमें वो बैक्टीरिया रह रहा होता है ये चेंज होती रहती है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर कैप्सूल हेल्पिंग द पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम. देखें, होता कुछ यूँ है कि ये जो कैप्सूल है ये जाके बैक्टीरिया के जितने भी एंटीजेनिक पोर्शन है, मतलब कि द पोर्शन मतलब कि द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि एक होस्ट पे जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैप्सूल है ये जाके उन तमाम के तमाम जो एंटीजेनिक पोर्शंस होते हैं उन तमाम को कवर कर देता है. मतलब कि नाउ आवर होस्ट इम्यून सेल कैन नॉट मतलब कि कैन नॉट कॉन्टैक्ट विद द सेल. अगर एक सेल को वो पहचान नहीं सकते तो उसके खिलाफ इम्यून एक्शन करना मुश्किल हो जाता है. देन ये जो कैप्सूल है ये एडहेरेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अलावा ये जो कैप्सूल है ये बायोफिल्म्स बनाता है, मतलब कि बैक्टीरिया को इकट्ठा रखता है. इसके अलावा ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है. इसके अलावा ये डिफरेंट केमिकल को सप्रेस कर देता है, उसको एक सेल के अंदर जाने से रोक देता है. सो दैट्स हाउ इट
टेक पार्ट्स इन द पर्टिकुलर विरुलेंसी ऑफ द सेल। अब आइए बात करते हैं द नेक्स्ट पोर्शन विच इज फ्लैजिला। देखिए फ्लैजिला इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एज वी ऑल नो, जो कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन है एक बैक्टीरिया का, बिकॉज एज वी नो कि मोस्टली जो फ्लैजिला है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, मतलब कि एक सेल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने में ये जो फ्लैजिला ये हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये जो फ्लैजिला देखें, अगर एक चीज़ लोकोमोट कर रही है राइट, तो उसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ बैक्टीरिया इज़ फ्लैजिलेटेड, मतलब इफ़ इट कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो उसको फेगोसाइड करना, ये उसको किल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनस्पत उस बैक्टीरिया के जो कि बिल्कुल स्टेशनरी है। सो इफ़ अ बैक्टीरिया इज़ लोकोमोटरी, और वो लोकोमोशन किससे आ रही है, वो ये फ्लैजिला दे रहा है। अच्छा, ये जो फ्लैजिला ये इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ नॉन एज फ्लैजिलिन, ठीक है। लेकिन इसका एक रैक बैक ये है कि ठीक है ये उस बैक्टीरिया को लोकोमोशन तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस फ्लैजिला इज़ एंटीजेनिक, राइट, मतलब कि इट कैन मतलब कि इसकी वजह से एंटीबॉडी बन सकती हैं, और अगर एंटीबॉडी बनती हैं तो एज वी नो कि वो बैक्टीरिया जो है उसकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ सकती है। देन वी हैव पिलाइज। पिलाइज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आल्सो, जो कि फ्लैजिला से थोड़े से थिक होते हैं और ये स्टेशनरी होते हैं। बेसिकली जो नेचुरल काम है वो ये है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजेंटल जेनेटिक ट्रांसफर, मतलब कि होता कुछ यूँ है कि एज वी नो कि जब कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ मुश्किल आती है उसके एनवायरमेंट में, तो वो अपने सर्वाइवल को देखता है। तो इस तरह से इन बैक्टीरिया में सर्वाइवल का एक तरीका ये है कि ये अपना जेनेटिक मटीरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग वो एक दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो जिस ऑर्गेनल के जरिए करते हैं वो पिलाय होता है, ठीक है। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जो पिलाय है एक तो ये हॉरिजॉन्टल जेनेटिक ट्रांसफर में मदद करता है, देन ये एडहेरेंस में भी हेल्प आउट कर रहा होता है, मतलब कि किसी एक रीजन से। अच्छा, ये एडहेरेंस का ये एक विरुलेंस डिटर्मिनेंट है, उसको हम लोग बाद में जाकर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपने ये बात नोट करनी है कि पिलाय इज आल्सो हेल्पफुल इन एडहेरेंस। अब आइए बात करते हैं टॉक्सिन्स के बारे में। नाउ टॉक्सिन्स आर सच सब्सटेंसेस व्हिच आर पॉइजनस फॉर अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि होता कुछ यूँ है कि कुछ इस तरह के केमिकल्स, कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि एक लिविंग सिस्टम में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उसके मेटाबॉलिज्म में इस तरह से इन्वेड करते हैं कि वो उसके मेटाबॉलिज्म को समहाउ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में घुस जाएंगे। एक नॉर्मल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन के बनने के अमल में वो किसी खास ऑर्गेनल को जाके डीनेचर कर देंगे, मतलब कि टन्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स टॉक्सिन कैन डू। और इससे होता ये है कि एक सेल का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और उस नॉर्मल प्रोसेस के रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से वो सेल जो है वो डाई कर जाता है। ये टॉक्सिन्स हैं, ये बेसिकली आपके पास दो किस्म के होते हैं एज वी नो, एक को आप लोग कहते हैं एक्सोटॉक्सिन और एक को आप लोग कहते हैं एंडोटॉक्सिन। अच्छा, इसकी एक दूसरी क्लासिफिकेशन भी है, वो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इन विच दिस टॉक्सिन इज गोइंग टू इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन में बात करें तो एज वी नो के न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, इसके अलावा साइटोटॉक्सिन्स होते हैं, इसके अलावा मायोटॉक्सिन्स होते हैं, इसके अलावा हीमोटॉक्सिन्स होते हैं, मतलब कि जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ बॉडीज़ को जाके इफेक्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन वी हैव डिवाइडेड इनटू एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें एंडोटॉक्सिन के बारे में, तो एज वी नो के एंडोटॉक्सिन्स आर सच काइंड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स जो कि एक बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर, फॉर एग्जांपल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसकी आउटर मोस्ट लेयर लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है, तो वो जो लिपोपॉलीसैकेराइड की मेम्ब्रेन है जो कि उसकी सेल वॉल के बाहर होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर, वो आपका यही एंडोटॉक्सिन्स होता है। जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो थोड़े से टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर देते हैं, लेकिन मोस्टली ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, बिकॉज ये जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये मोस्टली ह्यूमंस के अंदर फीवर को इंड्यूस करते हैं। मतलब कि आज तक रिसर्च यही कहती है कि जो एंडोटॉक्सिन्स हैं राइट, ये सिर्फ और सिर्फ फीवर इंड्यूस करते हैं, मोस्टली इनका मेटाबॉलिज्म को उतना डिस्टर्ब नहीं करना होता जितना एक्सोटॉक्सिन्स का होता है। अच्छा, एक्सोटॉक्सिन्स आर सच सब्सटेंसेस जो कि प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रोटीनियस, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो सब यूनिट्स पर होते हैं, एक आप लोग कहते हैं ए सब यूनिट और एक आप लोग कहते हैं बी सब यूनिट। ए मीन्स एक्टिव एंड बी मीन्स बाइंडिंग। तो होता कुछ यूँ है कि ये जो इस तरह के एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये एक सेल के अंदर जाके, अच्छा ये एंजाइमेटिक इन नेचर होते हैं, जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये दे आर एंजाइमेटिक इन नेचर, दे एक्चुअली इन्वेड अ पर्टिकुलर सेल, और सेल के अंदर इन्वेड करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर एक प्रोटीन को वो डैमेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो मोस्टली इफेक्ट होते हैं इन एक्सोटॉक्सिन से। ये एक्सोटॉक्सिन एज वी नो के एंजाइमेटिक इन नेचर होते हैं, ये जाके उस राइबोसोम के किसी एक प्रोटीन को डैमेज करते हैं, और आपको पता है कि द मोमेंट अ सिंगल प्रोटीन ऑफ अ बिग प्रोटीन इज डैमेज, तो वो प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शन हो जाता है। इस तरह से ये मोस्टली जाके राइबोसोम्स को इफेक्ट करते हैं। सो ये थे आपके टॉक्सिन्स। अब आइए बात करते हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स के बारे में। एज वी नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो उनके अराउंड का जो एनवायरनमेंट वो डेंजर में जाता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये करते हैं कि अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया कि दे कैन आल्सो ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इस तरह से एक और तरीका है वो है एंडोस्पोर बनाना, मतलब कि व्हेन अ बैक्टीरिया, मोस्टली अ बैक्टीरिया एंड फंजाइज आल्सो डूज दैट सेम, राइट। कुछ एल्गीज भी करते हैं, राइट। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि एंडोस्पोर्स इज अ
फिनोमेना इन विच जब सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इतना डैमेज होता है, इतना चेंज होता है कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो होता कुछ यूँ है कि वो सेल अपने अंदर का सारा फ्लूइड बाहर निकाल देता है। अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जीनोम रखता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया रखता है और कुछ इस तरह के प्रोटीन्स रखता है जो कि उसको अगेन जब इन्वायरमेंट नॉर्मल हो तो उसको रीसर्वाइवल में उसको काफ़ी हेल्प आउट करें। तो इस तरह से एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक हार्ड टेम्परेचर को, एक हार्ड pH को वो रेजिस्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो अगेन वो जो स्पोर है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो अगेन एक पर्टिकुलर वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि एक एवरेज स्पोर का सर्वाइवल टाइम्स 1000 ईयर्स तक होता है, मतलब हज़ारों साल तक ये जो स्पोर्स हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं। सच अ रिमार्केबल थिंग इज़ दैट। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए, तब जाकर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके स्पोर ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये जो स्पोर्स हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी थिंग। देन वी हैव एंजाइम्स। अच्छा, नाउ हाउ डज दिस एंजाइम्स, अच्छा ये तो मैंने बात की नहीं कि हाउ डज दिस ऑल पर्टिकुलर थिंग्स आर एक्चुअली हेल्पिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम सर्वाइवल। देखें, अगर टॉक्सिन के ऊपर बात करें तो अगर टॉक्सिन जो है, राइट, अगर फॉर एग्जांपल इफ अ बैक्टीरिया इज रिलीजिंग अ टॉक्सिन, तो वो टॉक्सिन रिलीज करके अपने इर्द गिर्द के सेल को किल कर देगा और इर्द गिर्द के सेल में इम्यून सेल्स भी होंगे, और अगर इस तरह से इम्यून सेल्स और दीगर सेल किल होंगे तो उसके जो इम्यूनाइजेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह से जो आपके पास एंडोस्पोर है, एज वी नो कि एंडोस्पोर का आपको सीधी तरह मतलब समझ आ रहा है कि इट इज़ हेल्पिंग द बैक्टीरिया इन सर्वाइवल। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस ये जो एंडोस्पोर का सीन है ये इस तरह से होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में जब हमारा फॉर एग्जांपल आपका इंटेस्टाइन डैमेज होती है बिकॉज ऑफ मतलब आपको डायरिया होता है, आपको लूज मोशन, आपको फूड पॉइजन वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, इवन के टाइफॉइड भी होता है, कुछ भी। अगर वो बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मिंग है तो वक्ती तौर पे वो अपने एंडोस्पोर बना देता है, आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम अगर आपने उस मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं किया तो वो जो एंडोस्पोर है वो अगेन रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने के बाद वो अगेन इन्फेक्शन कॉज करता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि वाई डज अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया कीप ऑन इन्फेक्टिंग अस, मतलब कि कुछ बीमारी हमें छोड़ती ही नहीं। अगर वो इन्फेक्शंस हैं तो उसमें जो स्पोर्स हैं उस बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है वो वहीं रह जाते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम दे अगेन रिहैब देमसेल्फ एंड अगेन दे कैन कॉज डिजीज। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास एंडोस्पोर भी हैं। अच्छा, एंजाइम्स कैन आल्सो, मतलब एंजाइम विच इज सेक्रेटेड बाय अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया कैन आल्सो हेल्प इन विरुलेंसी। अच्छा, ये एंजाइम एक्सो एंजाइम्स होते हैं, मतलब कि जो, अच्छा, एक तो एंजाइम वो होते हैं ना जो कि एक सेल अपने अंदर रखता है, जो कि उसको उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं एक्सो एंजाइम्स जो कि उसको डाइजेशन में, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम है देयर एक्सो एंजाइम, मतलब कि सेल बना के रिलीज कर देता है। इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो कुछ एंजाइम बना के रिलीज करता है जो कि उसके मतलब कि उसके खिलाफ जो इम्यूनाइजेशन हो रही होती है उसको वो, मतलब कि उसको कम करता है वो एंजाइम। फॉर एग्जांपल अगर एक बैक्टीरिया जो कि आपके इंटेस्टाइन में है तो वहाँ पर जाके जब वो, एज यू नो कि आपकी जो पूरी इंटेस्टाइनल लेयर है वो म्यूकस से बनी हुई है, तो कुछ इस तरह के एंजाइम वो रिलीज़ कर देगा जो कि उस म्यूकस को जाके डैमेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो बोन्स में है तो वो कुछ इस तरह के एंजाइम जिसको आप लोग कोलेजिनेज कहते हैं, वो इस तरह के एंजाइम रिलीज़ करेगा जो कि उस बोन्स को जाके डैमेज करेंगे। मतलब इन शॉर्ट ये कि द एंजाइम्स कैन आल्सो बी अ विरुलेंस फैक्टर ऑफ अ बैक्टीरिया। तो ये थे कुछ सिलेक्टिव विरुलेंस फैक्टर्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कॉमन थे उनको इकट्ठा किया और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। भाई बात करते हैं विरुलेंस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर।